Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of new partner chapter 3 of accountancy of class plus 2 commerce. So last वीडियोस के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो हम आपको बता चुके हैं जो एडमिशन के रिगार्डिंग है, और आज एक नया कंसेप्ट है हमारे पास जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने ये जो ट्रीटमेंट था रिज़र्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ये किया था। बिल्कुल वैसे ही अब भी हमने वैसे ही करना है कि जो भी रिज़र्व पड़ी हुई है बिज़नेस के अंदर तो वो हमने पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशो में ही डिवाइड कर देना है। सो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हमने रिज़र्व्स को या फिर किसी भी प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। अगर कोई लॉस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो उसको हम लॉस बोलते हैं। तो अगर कोई लॉस है तो उसको भी हमने पार्टनर्स को ही चार्ज करना है, पार्टनर्स को डेबिट करके। और डिफरेंट टाइप की जो रिज़र्व होंगी वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिज़र्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर हमने कोई रिज़र्व है बैलेंस शीट में शो कर रखी है लाइबिलिटी साइड, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया प्रॉफिट, या जिसको हम क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, जो अभी बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो ऐसी अगर चीज़ें हैं, रिज़र्व फंड है चाहे वो जनरल रिज़र्व है, तो उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर वो लाइबिलिटी साइड सारी रिज़र्व्स दे रखी हैं तो हमने उनको डेबिट करना है। कोई भी बैलेंस अगर दे रखा है और हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि उसके रिगार्डिंग हमने क्या करना है, तो हम उसको डिवाइड ही करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और सभी पार्टनर्स के बीच में नहीं, क्योंकि एक नया पार्टनर ऐड भी हो रहा है तो सब ज़्यादा पार्टनर हो जाएंगे। हमने सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही ये जो प्रॉफिट है वो देना है, क्योंकि उन्होंने ही पहले से कमा रखा है, नए पार्टनर ने अभी नहीं कमाया है उसको। तो इसलिए हम उसको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर उनके करंट अकाउंट में या फिर उसके कैपिटल अकाउंट में, दोनों में से जिसको भी बता रखा है उसके अंदर, क्वेश्चन में जिसको बता रखा है। ठीक है, तो रिजर्व्स को डेबिट करके और पार्टनर्स को क्रेडिट करके हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हमें कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो हमें डिवाइड करनी है पार्टनर्स के बीच में, तो अक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होंगी वो आपको एसेट साइड पे दे रखी होंगी बैलेंस शीट में, या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एसेट साइड पे दे रखी होंगी। तो आपने इनका क्या करना है, आपने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन अगर वो लॉसेस हैं तो उनके अकाउंट से पैसा चार्ज होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे, और ये भी ओल्ड रेशो में ही, जो उनकी पुरानी रेशो होगी, और ये भी ओल्ड रेशो में ही सेम। ठीक है, सो इसको डेबिट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, चाहे वो ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं, और जो भी इसका टोटल बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इनको क्रेडिट करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी रिजर्व है पहले से बैलेंस शीट में शो हो रखी है तो उसको डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और अगर कोई लॉसेस हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उनको हमने क्रेडिट करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। सो स्पेसिफिक रिजर्व्स आपको पता है स्पेसिफिक किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाई या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाई। ये दोनों रिजर्व्स के बारे में लास्ट चैप्टर के अंदर हमने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्यों बनाई जाती हैं। ये वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आने वाली कमी, अगर आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के और आज उसकी वैल्यू 100 रुपये थी लेकिन कल को उसकी वैल्यू 90 रुपये रह जाती है, तो इट मीन्स जो 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो वो आप इस रिज़र्व से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हो। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होती हैं। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये भी बताया था आपको कि जितनी भी रिजर्व्स अगर यूज़ में आती हैं
जैसे कि वर्कर्स की मान लो आपने एक रिजर्व बना रखी है 30,000 रुपये की, कि वर्कर्स का अगर कभी भी उसको कंपनसेशन देना पड़े तो आप 30,000 में से उनको दे दोगे। लेकिन अगर 30,000 की यूज़ ही नहीं हुई अभी तक, या किसी को आपने कंपनसेशन देना ही नहीं है, तो दैट मीन्स वो 30,000 आप क्या कर दोगे, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट करके, ठीक है, जैसे आपने रिजर्व्स को करना है। लेकिन अगर 30,000 में से मान लो कुछ पार्ट आपको देना पड़ जाता है किसी वर्कर को, मान लो 20,000 रुपये आपने किसी वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, 30 की रिज़र्व बनाई थी, 20,000 रुपया आपकी लाइबिलिटी बन गई कि आपने किसी वर्कर को देना है, तो फिर भी कितना बच गया, 10,000। तो फिर अब क्या करोगे, 30 में से 20,000 कहाँ पे डालना होता है आपने, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। और जो बाकी 10,000 बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। तो ये आप पहले से ऑलरेडी जानते हो इसका ट्रीटमेंट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अगर पूरी की पूरी पड़ी हुई है, अगर मान लो 100 रुपये का शेयर था और आज 110 का है या 100 रुपये का ही है, तो आपको लॉस नहीं हो रहा दोनों केसेस में। तो इसका मतलब जो अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई 20 या 30 रुपये की रिज़र्व बना रखी है साइड पे, तो वो रिज़र्व खाली पड़ी है अभी, मतलब आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप इस पूरी रिज़र्व को पार्टनर्स को बांट सकते हो। तो ये उसी के एंट्रीज हैं, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अगर वो यूज़ में नहीं आ रही हैं तो आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो इसके रिगार्डिंग एक हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड ओम एज अ न्यू पार्टनर। सो यहाँ पे एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है 2018 में, 1 अप्रैल 2018 में। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन, जब ओम की एडमिशन होती है, जब ओम को ऐड किया जाता है जिस दिन, बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता क्या शो करती है, लीला एंड मीता की बैलेंस शीट 1,60,000 रुपये इन जनरल रिजर्व, ठीक है। सो लीला एंड मीता ने जो कमा रखी है जनरल रिजर्व पहले से, ओम के ऐड होने के टाइम पर, अभी ओम ऐड हुआ है, उसने कुछ कमाया नहीं है, इसलिए ये जो रिज़र्व है जनरल रिज़र्व, ये सिर्फ लीला और मीता की ही है अभी। तो 1,60,000 की जनरल रिज़र्व है और 2,40,000 का क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस, 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का पड़ा हुआ है, और 1,60,000 किसका है, जनरल रिजर्व का। ये दोनों चीज़ें किसने कमा रखी हैं, सिर्फ लीला और मीता ने। ओम का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं अभी, क्योंकि ओम अभी भी ऐड हुआ है। सो आगे के क्या रखा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स। ऑन ओम्स एडमिशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन लीला एंड मीता ओम 5:3:2। सो हमें न्यू रेशो की तो ज़रूरत है ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो ऊपर रिजर्व्स दे रखे हैं इनको, और इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें सिर्फ ओल्ड रेशो की ज़रूरत होती है, न्यू रेशो की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि मीता एंड लीला ने ही वो प्रॉफिट्स कमा रखे हैं, तो उनको उनकी पुरानी रेशो में ही बांट देंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को करने के लिए, बांटने के लिए 1,60,000 उसको डेबिट कर दिया, और 2 लीला और 2 मीता, 2 पार्टनर्स थे पुराने, उनको ही सिर्फ आपने देना है। तो 5:3 रेशो में जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो आएगा 1,60,000। उसके बाद उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर दोगे 2,40,000 रुपये के साथ, और उसको भी 5:3 रेशो में 2 लीला 2 मीता डिवाइड कर दोगे, जिसमें आएगा 1,50,000 और 1,90,000। तो इसमें ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि अगर आपको कोई रिज़र्व दे रखी है, नंबर 1, अगर आपको कोई रिज़र्व दे रखी है, जैसे कि ये जनरल रिज़र्व है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, इसको जानने की जरूरत नहीं है कि इसका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। जितनी भी जनरल रिजर्व्स होती हैं, रिजर्व्स कोई भी हो, उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, मतलब वो प्रॉफिट ही होता है, तो उसको आप डेबिट करके ही पार्टनर्स को डिवाइड करोगे। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उसको भी आपने डेबिट ही करना है, ताकि उसको डेबिट करके ख़त्म किया जा सके और पार्टनर्स में डिवाइड किया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस दे रखा हो क्रेडिट की जगह पे, तो आपको इसको, ये लॉस है एक तरीके से, तो लॉस पार्टनर्स के खाते से निकाल लेंगे। तो फिर पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट होने की बजाय, यहाँ पे क्रेडिट होने की बजाय वो दोनों डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट एंट्री क्या आएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो फिर करना है आपने ऐसा, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि लीला एंड मीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा उस केस में। लेकिन याद ये रखे
के ओल्ड रेशो में ही आपने सिर्फ जो भी प्रॉफिट्स हैं वो डिवाइड करने हैं हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 4:1 दे रखी है यहाँ पे। तो ओल्ड रेशो की हम देखेंगे जब रिजर्व को डिवाइड करना है हमने 4:1 रेशो, और इस डेट को उन्होंने सोहन नाम के नए पार्टनर को ऐड कर दिया, उसका शेयर होगा 1/3। सो नए शेयर की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, अदरवाइज नहीं। और दे फिक्स द न्यू प्रोफिशिएंसी रेशो 4:3 और उनकी न्यू रेशो भी हमें बता दी, और सोहन का नया शेयर भी बता दिया और ओल्ड रेशो बता दी। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन दैट डेट एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹32,000 डेबिट। अब यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था, अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है या फिर बैलेंस शीट के इसको एसेट साइड बता रखा है तो ये लॉस है, और लॉस को पार्टनर्स को चार्ज किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स को चार्ज कैसे करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करके। तो 32,000 रुपये का बैलेंस डेबिट है, मतलब कि ये लॉस है 32,000 रुपये का। द फर्म आल्सो हैड रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, और फर्म के पास 1 लाख रुपये की रिजर्व भी है। सोहन इज़ टू ब्रिंग ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल, और सोहन अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? 60,000 रुपये। ठीक है, सो शो द कैलकुलेशन क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स, और ऊपर वाली जो भी हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यानी कि जो लॉस का बैलेंस है, इसको एडजस्ट करना है। नंबर 2 पे एक रिजर्व है, उसको एडजस्ट करना है। और नंबर 3 पे सोहन प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है तो उसको भी एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे जो 2 ये चीज़ें हैं इनके लिए आपको ओल्ड रेशियो ही काफ़ी है, ओल्ड रेशियो से इनको एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो तीसरी चीज़ है इसको बाद में करते हैं। सो नंबर 1 पे आपको ये डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो इस डेबिट बैलेंस को, लॉस को पार्टनर्स को चार्ज करना है। तो दोनों पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स हैं सिर्फ राम और मोहन को ही लेना है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को या रिजर्व्स को डील करोगे तो पुराने पार्टनर्स को ही सिर्फ उठाना है, नए पार्टनर को कभी नहीं उठाना। तो राम और मोहन दोनों को डेबिट कर दिया आपने। डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और इसको क्रेडिट करके ही ख़त्म कर सकते हो। तो इसको क्रेडिट करना है और राम और मोहन के खाते से वो पैसे निकाल लेने हैं। 25,600 राम के अकाउंट से और 6400 मोहन के अकाउंट से। ये किस रेशो में निकाले? ये 32,000 को आपने 4:1 रेशो में निकाला है, 4:1 रेशो में 32,000 को निकाल लिया है, जिसमें 25,000 किसके खाते में? राम से निकला है, और 6,400 मोहन के अकाउंट से निकल गया है। तो ये एंट्री आएगी किसको एडजस्ट करने के लिए? ये 32,000 का लॉस एडजस्ट करने के लिए। अब 1 लाख रुपये का ये रिजर्व भी पड़ा हुआ है। रिजर्व हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो इसको आप डेबिट करके पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे। तो रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 1 लाख रुपये के साथ, और राम और मोहन में ये ट्रांसफ़र कर दोगे आप। राम का 4 के हिसाब से और मोहन का 1 के हिसाब से। तो आपने 4:1 रेशो में राम और मोहन में ये पैसा डिवाइड कर दिया। अब 2 एंट्रीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरी है शेयर ऑफ प्रीमियम की। ठीक है, अब शेयर ऑफ प्रीमियम अगर बिजनेस में नया पार्टनर लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री तो आपको पता ही है। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। 60,000 रुपये आ रहा है बिजनेस के अंदर, वो नया पार्टनर लेके आ रहा है। किसके रिगार्डिंग लेके आ रहा है? प्रीमियम ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग लेके आ रहा है। तो एक एंट्री आपकी ये हो गई। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपने ये एंट्री कर देनी है उसी डेट को, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अब ये जो 60,000 है ये किसको मिलता है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है? आपको पता है, जो पार्टनर नए पार्टनर को हिस्सा देते हैं अपने हिस्से में से उनको मिलता है, यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलता है। अब हमने जानना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस रेशो हमें फाइंड करनी होगी। तो सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। तो ये न्यू रेशो दे रखी है, सॉरी ये ओल्ड रेशो ऊपर और नीचे न्यू रेशो दे रखी है। तो हम पहले राम का फाइंड करते हैं। 4/5 इसकी जो थी वो ओल्ड रेशो थी, और 4/9 इसकी न्यू रेशो है। तो जब हमने माइनस करके देखा तो 16/45 से क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर मोहन का जब फाइंड किया तो वो जो पुराना पार्टनर ही है राम सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि जो मोहन है जब उसका फाइंड किया तो वो 1/45 से गेन कर रहा है, यानी कि
सोहन तो गेन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो नया पार्टनर आ रहा है तो उसको नया सारा की शेयर उसको नया बाकी पार्टनर से ही मिल रहा है, तो सोहन तो गेन करेगा ही करेगा। लेकिन अभी मोहन जो ओल्ड पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो किसको मिलेगा? सिर्फ राम को मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ 60,000 ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पार्टनर पुराना वो भी बढ़ रहा है, उसका भी हिस्सा 1/45 से बढ़ रहा है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? देखिए, जो मोहन है, सॉरी, जो सोहन है नया पार्टनर, वो अपने शेयर के लिए कितना शेयर लेके आ रहा है? अपनी गुडविल के लिए 60,000 लेके आ रहा है। उसको कितना शेयर मिल रहा है? 15/45 इतने शेयर मिल रहा है ना, 15/45 शेयर मिल रहा है। तो इसका मतलब कि टोटल गुडविल कितनी होगी? अभी यहाँ पे हम टोटल गुडविल को फाइंड कर लेंगे। टोटल गुडविल कितनी होगी? टोटल गुडविल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 45 को ऊपर ले जाते हैं और 15 को नीचे ले आते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 60,000 से। देखिए 60,000 की सोहन की गुडविल है। ये किस शेयर के हिसाब से लेके आया है? अपने 15 के शेयर के मुताबिक। लेकिन टोटल शेयर कितना है सभी पार्टनर्स का? वो है 45। 15 × 15, 15 3 जा 45। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 1,80,000 जो कि है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब 1,80,000 टोटल गुडविल क्यों निकाली मैंने? क्योंकि मोहन भी गेन कर रहा है, तो जो भी गेन करेगा उसको गुडविल का हिस्सा देना ही पड़ेगा, चाहे वो पुराने पार्टनर ही क्यों ना है। तो 1,80,000 रुपये का 1/45 इतना ही गेन कर रहा है। तो जितना भी वो गेन कर रहा है, जितना भी उसको नया शेयर मिल रहा है, उतने के साथ आप उसका शेयर फाइंड कर लोगे। तो ये आपका 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 5 3 जा 15 15 3 एंड 5 6 जा 30। तो ये हो गया 5 9 जा 45 एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 4 जा 12। तो ये आपका आ गया 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपये किसने देना है? मोहन ने, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस 16/45 से हो रहा है, इसीलिए जो पार्टनर दोनों को हिस्सा दे रहा है, 1/45 किसको दे रहा है? वो मोहन को, और 15/45 किसको दे रहा है? वो सोहन को। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मोहन को भी राम ही दे रहा है और सोहन को भी राम ही अपने हिस्से में से दे रहा है? तो ये देखिए, अगर ये हिस्सा ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और पार्टनर तो है नहीं जो उनको हिस्सा देगा, तो राम ही है। तो राम टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है 16/45 से। तो उसको अभी 60,000 ही नहीं, 4,000 कौन देगा? मोहन भी देगा। ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारे जो एंट्री करनी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 लेके आया था सोहन, और मोहन के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल लेंगे 4,000, और राम को टोटल हिस्सा मिल जाएगा 64,000। ठीक है। अगर आप 1,80,000 जो कि टोटल गुडविल है, जितना राम सेक्रीफाइस कर रहा है 16/45, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका 64,000 ही आ जाएगा। ये आपका आया था एंड 16 × 14, 16 × 4 कर देंगे हम। तो ये देखिए 64,000। ठीक है। तो 64,000 ही बनेगा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल गुडविल का, अगर आप फाइंड करते हो तो। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल एंड राम के अकाउंट में 64,000। नेक्स्ट देख लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो अभी भी हमने डिस्कस किया। तो अभी उसके डिफरेंट केसेस
जो हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी किए थे और इस चैप्टर के अंदर भी सेम वैसे ही हमने करना है इसको भी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि लास्ट चैप्टर के अंदर उनकी प्रोफिशिएंसी रेशो चेंज होती थी, और जब कोई प्रोफिशिएंसी रेशो चेंज होती थी तो उस टाइम पे नया पार्टनर नहीं होता था। अब नए पार्टनर है तो मीन्स टू से जो भी हमने रिजर्व देनी है वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही देनी है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस होते हैं, आपको पता है। पहला केस ये है कि इफ़ देर इज़ नो क्लेम, नहीं क्लेम कोई भी है तो इसका मतलब सारे का सारा वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का पैसा किसको चला जाएगा, वो पार्टनर्स को चला जाएगा। तो उसके अंदर जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उनको डेबिट कर दोगे और पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिवाइड कर दोगे। दूसरा है इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा केस ये है कि अगर क्लेम तो है, आपने किसी वर्कर को पैसे देने तो हैं, लेकिन वो जितनी आपने रिज़र्व बना रखी है, मान लो 30 रुपये की रिज़र्व बना रखी है, आपने किसी को 2 रुपये देने हैं तो वो कम है, जो क्लेम आपने देना है वो कम है, लेकिन रिज़र्व आपकी ज़्यादा है। तो मतलब जो रिज़र्व बच जाएगी वो पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे। तो उसकी जनरल एंट्री देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट करनी है। जैसे मान लो 50,000 की थी आपके पास रिज़र्व, क्लेम आपने किसी वर्कर को देने हैं 20,000 रुपये, तो जो 30,000 बच गया वो पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में बांट दोगे। तीसरा है इफ़ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वो इक्वल है मतलब कुछ नहीं बच रहा, जितना आपने 50,000 का रिजर्व बना रखा है 50,000 ही आपको देना पड़ जाएगा वर्कर्स को उनका क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी डेबिट हो जाएगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 50 एंड 50 इक्वल, अब कुछ भी बचा नहीं पार्टनर्स के लिए। चौथा है इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, अब क्या है, जो क्लेम है वो ज़्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो अगर क्लेम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पार्टनर्स हैं, मतलब पुराने पार्टनर्स हैं, उनको उस क्लेम को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आपने रिजर्व तो बना रखी थी सिर्फ 50,000 की, लेकिन आपको देना पड़ेगा 60,000, ये मोर देन है ना रिजर्व से, तो इसका मतलब जितना वो ज़्यादा है उतना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा अपने शेयर में से। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पुराने पार्टनर्स दे देंगे, मतलब पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 की थी, उसमें से बैलेंस निकाल लिया, लेकिन जो क्लेम है वो तो है 60,000 का। सो जो ये 10,000 है वो आप पुराने पार्टनर से डेबिट कर लोगे। या फिर यहाँ पे जैसे दे रखा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, आप इसका लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे, और रीवैल्यूएशन का लॉस इनडायरेक्टली कहाँ पे जाना होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाना होता है। तो आप चाहो तो एक अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और चाहो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। आगे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है टू रीवैल्यूएशन, उसी को ही यहाँ बता रखा है 10,000। सो जो यहाँ पे रीवैल्यूएशन था ये इनडायरेक्टली आप जो मैंने एंट्री आपको बताई कि जो लॉस था वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 50 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। तो 3 पार्टनर हैं जो 2:1 से अपनी रेशो जो प्रॉफिट्स हैं वो डिवाइड करते हैं। दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर इन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, और उन्होंने डी को ऐड किया है 1 अप्रैल 2017 को, और उसका शेयर होगा 1/4। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। तो ये पूरा क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग ही है। तो WCR एक रिजर्व आपके पास पड़ी हुई है जिसका बैलेंस है 80,000 रुपये का। अब डिफरेंट केसेस के अंदर इस 80,000 को कैसे ट्रीट करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। केस 1, इफ़ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब कि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेम भी नहीं है। ठीक है, तो क्लेम नहीं है तो मतलब किसी को कोई पैसा देना ही नहीं है, तो 80 का 80,000 ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये देखिए, सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, ABC पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशो में डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, सो सेकंड केस भी सेम है। इफ़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹50,000, अब रिजर्व बना रखी है 80,000 रुपये की और क्लेम आया है 50,000 रुपये का, तो इसका मतलब 30,000 रुपये आप पार्टनर्स को दे सकते हो। ठीक है, 50,000 रुपये क्लेम में डाल दोगे और 30,000 कहाँ पे डाल दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। तो उसकी एंट्री देख लीजिए।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा निकाल लिया 80 का 80,000। क्लेम में कितना डाल देना है आपने 50,000 और बाकी का ABC के खाते में डाल देना है उनकी ओल्ड रेशो में। ये 30,000 को उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट थर्ड केस है इफ़ द क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 80,000, यानी कि जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है। 80,000 का रिजर्व बनाया था आपने, 80,000 ही किसी को देना पड़ेगा, तो मतलब पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो सारे का सारा आप ट्रांसफ़र कर दोगे रिजर्व से क्लेम के अंदर 80 का 80,000। अगला केस है इफ़ द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 1 लाख। अब रिज़र्व सिर्फ 1,80,000 की थी और क्लेम आ गया आपका 1 लाख रुपए का। रिज़र्व कितनी है सिर्फ 80,000, देना कितना पड़ेगा 1 लाख, देना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये लाइबिलिटी है। सो 1 लाख रुपया, बाकी का 20,000 कहाँ से दोगे, वो ABC तीनों पार्टनर अपने अकाउंट से देंगे। ठीक है, तो इसकी हम 2 एंट्रीज करके करेंगे। पहली रीवैल्यूएशन से पैसा निकाल लेंगे, जो 20,000 हमें चाहिए जो क्लेम में हमने डालना है वो 20,000 हम पहले रीवैल्यूएशन से निकाल लेंगे, फिर बाद में ये रीवैल्यूएशन को ख़त्म कर देंगे पार्टनर्स को डेबिट करके, यानी कि इनडायरेक्टली हमने पार्टनर से ही ये 20,000 लेना है। तो इसकी एंट्री देखिए, पहले आपने क्या करना है वर्कमैन कंपनसेशन जो 80,000 का पड़ा हुआ है उसको यूज़ कर लिया, फिर जो 20,000 अभी भी आपको लेना पड़ेगा वो 20,000 रिवैल्यूएशन से ले लिया और टोटल 1 लाख रुपया कहाँ पे डाल दिया क्लेम के अंदर। अब जो रीवैल्यूएशन ये है इसको ख़त्म करना होता है, इसके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। तो 20,000 का जो रीवैल्यूएशन का लॉस है उसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABC पुराने पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो उनकी ओल्ड रेशो में इस लॉस को 20,000 को डिवाइड कर दोगे 3:2 रेशो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रीट कर सकते हो। आगे हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अभी जैसे हमने अपना पहला रिजर्व किया है जो कि था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब ऐसे ही इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं इनको ट्रीटमेंट करने के, डिफरेंट केसेस बनेंगे इसके भी, जिसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, एसेट साइड आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 15 रुपये की। ठीक है, आपने कहीं पे कोई शेयर खरीद रखा है, मान लो एक शेयर खरीद लिया 15 रुपये का। आपको पता है कि जो शेयर्स की वैल्यू होती है आज कुछ और है, कल को कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है या डिक्रीज़, कभी कम होती रहती है कभी बढ़ती रहती है। अगर बढ़ेगी वो तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट के अंदर अगर कम हो जाए तो वो लॉस हो जाता है हमारा। तो उस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे, उस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे। तो अगर मान लो 15 रुपये वाला शेयर आपका कम हो जाता है आपकी बुक में, तो उसकी वैल्यू कितनी है 15 रुपये। जब आपने टेलीविज़न ऑन करके देखा कि जो शेयर आपने कल खरीदे थे आज उसकी वैल्यू तो 13 रुपये रह गई है, तो मतलब 2 रुपये का क्या हो रहा है अभी आपको लॉस। सो अगर जो आज मार्केट वैल्यू है वो 13 रुपये है तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या 15 रुपये की रही है, नहीं, अब तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 13 रुपये हो गई है। तो अब आपको बुक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13 ही करनी पड़ेगी, आप उसको गलत वैल्यू तो रख नहीं सकते। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करना पड़ता है कभी कभी उस लॉस की भरपाई के लिए, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना पड़ता है आपको। तो उसके डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं, किस केस में क्या करना है, वो अब आपको बताने वाले हैं। सो नंबर 1 पे, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू आपकी बैलेंस शीट होती है, इन्वेस्टमेंट इसमें दे रखी हैं 15 रुपये की। मार्केट वैल्यू जो आपको पता चला कि आपके शेयर मार्केट के अंदर कितने में बिक सकते हैं आज के टाइम पे। कल आपने मान लो 15 रुपये की ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 14 रुपये है। ठीक है, तो वो मार्केट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है केस, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। तो इस यहाँ पे भी 14 नहीं, यहाँ पे भी 15 ही लोगे। बुक वैल्यू भी कितनी है 15 रुपये और मार्केट वैल्यू भी कितनी है 15 रुपये। तो अभी आपने इस केस में क्या करना है, आपने रिज़र्व मान लो बना रखी है एक, अगर यहाँ पे लॉस होता है उस लॉस को झेलने के लिए लाइबिलिटी साइड आपकी एक रिज़र्व पड़ी हुई है, उसको बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व। तो ये आपने बना रखी है 3 रुपये की। ठीक है, तो अगर 15 रुपये की आपकी बुक वैल्यू है और 15 रुपये की ही मार्केट वैल्यू है तो आपको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा।
तो सारी की सारी IFR को आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा पैसा जो भी रिजर्व में पड़ा हुआ था वो आपने डिवाइड कर देना है। सो ये ध्यान में रखें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक अलग चीज़ है, मार्केट वैल्यू एक अलग चीज़ है। आपने यहाँ पे जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है वो आपको लाइबिलिटी साइड मिलेगी और उसका होगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। आपने जो ट्रीटमेंट करना है IFR का करना है। ठीक है, आपको मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपने इसका मार्केट वैल्यू को कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। सो अगर आपका वो लॉस नहीं हो रहा तो आप सारे का सारा पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हो। दूसरा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है, लेस देन यानी कि कम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15 रुपये है, मार्केट के अंदर आप अब आप अपना शेयर को बेचोगे, सेल करोगे तो उसकी वैल्यू लेस हो गई, उस वैल्यू से, बुक वैल्यू से लेस हो गई, मतलब कम हो गई, मान लो 12 रुपये हो गई है। ठीक है, सो इस केस के अंदर क्या करना है, इस केस के अंदर भी डिफरेंट आगे 3 केसेस बन जाती हैं। ठीक है, एक तो होता है फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन IFR। मान लो कि आपने IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, लॉस से बचने के लिए जो रिजर्व बना रखी है वो आपने बना रखी है 3 रुपये की। अब यहाँ पे है फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। कितना फॉल आया, मार्केट वैल्यू कितने की है, 15 रुपये, फॉल कितने का आया, मान लो ये 14, मार्केट वैल्यू है 14 रुपये की, तो कितने की गिरावट आई है आपके शेयर के शेयर की वैल्यू के अंदर, 1 रुपये की। यानी कि जितनी आपने IFR बनाई और जितनी गिरावट आई वो सिर्फ 1 रुपया है और वो कम है। इस केस में क्या होगा कि जितना लॉस आपका हो रहा है 1 रुपये का, 1 रुपया तो आप ट्रांसफ़र कर दोगे IFR से आप इन्वेस्टमेंट में, और बाकी के जो 2 रुपये हैं वो किसको दे दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व डेबिट कर दोगे। जितना आपका वैल्यू कम हुआ, इन्वेस्टमेंट में जितना आपका लॉस हो रहा है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, उससे पता चल जाएगा आपको। तो मान लो यहाँ पे हमारे लॉस हो रहा था 1 रुपये का, तो 1 रुपया डाल दें इन्वेस्टमेंट में, और 3 रुपये की हमारी थी IFR, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का जाएगा, उसमें 2 रुपये चले जाएंगे, पुराने पार्टनर्स को 2 रुपये डिवाइड कर दोगे। दूसरा केस है इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल, 15 रुपये शेयर की वैल्यू थी, यहाँ पे आपने 12 रुपये आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। पहले थी वो अलग केस जहाँ पे गिरावट कम आई थी, लेकिन अब गिरावट ज़्यादा आ गई, और आपकी IFR भी कितने की है, वो भी है 3 रुपये की। तो गिरावट कितनी आई, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, यानी कि 3 रुपये। आपकी जो लॉस हो रहा है वो भी 3 रुपये का हो रहा है, और आपने जो रिजर्व बना रखी है वो भी 3 रुपये की है। तो यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, IFR के इक्वल है जितना भी उसके अंदर वैल्यू के अंदर कमी आई। तो मतलब कि जो लॉस हो रहा है वो सारी की सारी लॉस की, इन्वेस्टमेंट की भरपाई आप रिजर्व से कर दोगे, पार्टनर्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो IFR को डेबिट कर दोगे 3 रुपये के साथ, और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के अंदर वो 3 रुपये क्रेडिट कर दोगे, यानी कि 3 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दोगे। तो आपकी बुक्स में भी 3 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो बुक्स भी कितने की शो करेगी, अभी उसकी वैल्यू 15 माइनस 3 12 रुपये, मार्केट वैल्यू को इक्वल शो करेगी। ठीक है, आगे आता है फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो कि आपने बुक वैल्यू थी 15 रुपये, ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 10 रुपये, 15 रुपये का शेयर खरीदा था और आज के टाइम पे उसकी वैल्यू सिर्फ रहेगी 10 रुपये, तो लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपये का। IFR कितने की बना रखी थी हमने, वो बना रखी थी 3 रुपये की। सो यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन, जो फॉल आया 5 रुपये का, जो गिरावट आई इज़ मोर देन, किससे ज़्यादा है, वो IFR से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिजर्व आपके पास थोड़ी है। तो अभी जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से निकाल लोगे, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लोगे वो लॉस को, और बाद में वो रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स के अकाउंट से निकाल लोगे। ठीक है, सो इसकी एडजस्टमेंट आपने क्या करनी है, IFR कितने का रुपये का पड़ा हुआ है, 3 रुपये का, तो IFR में से 3 रुपये निकाल लिए। अब यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो तो हो रहा है 5 रुपये का, अब 2 रुपये कहाँ से निकाल लेंगे, रीवैल्यूएशन में से, जैसे हमने पहले किया था। तो 3 + 2 5 रुपये हो गए, तो 5 रुपये आपने
ट्रांसफ़र कर दिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो आपकी वैल्यू, बुक वैल्यू भी कम हो गई। ठीक है, तो ये तो वो केस थे जिसके अंदर मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब अगला केस आता है व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ मोर देन द बुक वैल्यू। ये भी केस हो सकता है ना कि अगर आपकी 15 रुपये की कोई शेयर ख़रीदा था, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मोर है, यानी कि 16, 17, 18 कोई भी, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको IFR सारी की सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है। ठीक है, सो क्या करना है आपने, नंबर 1, एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है, जो भी IFR की है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि कितना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने रिज़र्व को ट्रांसफ़र करना है, और जितना वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है तो वो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है। मान लो कि आपका शेयर 15 रुपये से 16 रुपये का हो गया, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी 1 रुपये बढ़ गई, तो वो जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन में डाल देना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 15 रुपये की इन्वेस्टमेंट अब 16 रुपये की हो गई, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में डाल दोगे, जैसे लॉस रीवैल्यूएशन से निकाला था, और बाद में इस रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को दे दोगे आप। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ABC वैसे ही 3 पार्टनर्स हैं, 3-2-1 रेशो से, और D यहाँ पे ऐड हो रहा है 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2017 को, और बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। अब यहाँ पे साफ स्पष्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट जो आपने शेयर खरीद रखे हैं वो 5 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, और अगर उसके अंदर कोई गिरावट आती है शेयर की वैल्यू के अंदर, मान लो ये 100 रुपये का शेयर था जब आपने ख़रीदा, तो हो सकता है कल को ये 90 रुपये का रह जाए, तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस लॉस की भरपाई आप इस रिज़र्व से कर सकते हो, ये रिज़र्व बना रखी है। तो इसके डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, डिफरेंट केसेस के अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को कैसे ट्रीट करना है वो देख लीजिए। देखिए नंबर 1 पे, इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन मतलब जितने की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट उतने की ही पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई गिरावट नहीं आई। ठीक है, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो मतलब ये रिज़र्व खाली पड़ी है, ये पुराने पार्टनर्स यानी कि ABC में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सो सारी IFR यानी 30,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको ABC ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट केस है, इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितने की है, 5 लाख, बुक वैल्यू कितने की है, 5 लाख। कोई लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, लॉस होगा ही नहीं। इस केस में भी क्या होगा, 30 का 30,000 क्या कर दोगे, डिवाइड, सेम पहले केस की तरह। ठीक है, सेम केस 2, सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। तो डेबिट करके IFR को पार्टनर्स को 30,000 दे दोगे। अब यहाँ बेटा आपने ये 5 लाख को सिर्फ कंपैरिजन करना है, जो डिवाइड करने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये रिज़र्व ही है, ये याद में रखें। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और आपको लॉस कितने का हो रहा है। जो चीज़ डिवाइड करने वाली है वो सिर्फ IFR को ही आपने ट्रीट करना है, इसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, आगे आता है केस 3, इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ कितनी होगी, अब मार्केट वैल्यू 482, 482,000, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 18,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 18,000 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये लॉस की भरपाई कहाँ से कर सकते हो आप, जो आपने इसकी रिजर्व बनाई है, IFR से 18,000 रुपये का लॉस की भरपाई हो सकती है। सो अब यहाँ से 18,000 तो निकल के आ जाएगा, लेकिन बाकी का जो बच गया, जो बाकी का 12,000 बच गया वो पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे। तो जनरल एंट्री देखिए, तो IFR में पड़ा हुआ था 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी कम हुई उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट कम कर दिया, 18,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। अब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 कम हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए उसको क्रेडिट कर दोगे 18,000 रुपये के साथ। अब IFR में अभी और भी बैलेंस पड़ा हुआ था, 30,000 तो में से 18,000 तो यूज़ कर लिया, लेकिन बाकी जो 12,000 बच गया उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 4,000, 6,000 एंड 2,000 तीनों पार्टनर्स अकाउंट में चला जाएगा।
चौथा केस है, मार्केट वैल्यू कितनी है 455। ये तो बहुत ज़्यादा डाउन आ गई मार्केट। 5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी जब आपने खरीदी थी, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 4,55,000 मार्केट वैल्यू। तो उस केस में अभी आपको लॉस कितना हो रहा है 45,000 रुपीज़ का। अब 45,000 रुपये का लॉस की भरपाई कहाँ से करोगे? 30,000 तो कर सकते हो IFR से, अब 15,000 और कहाँ से आपको करना है, वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से उस पैसे को निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका IFR से 30,000 निकाला, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम करनी है आपको? 45,000 कम करनी है, क्योंकि 45,000 उसकी मार्केट वैल्यू के अंदर गिरावट आ गई है। और बाकी का जो लॉस है वो कहाँ से फाइंड कर लोगे आप? 15,000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट से फाइंड कर लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपने इस रीवैल्यूएशन का जो लॉस है 15,000 रुपये, इसको उसी टाइम पे पार्टनर्स में डिवाइड भी कर देना है। ये भी बात ध्यान में रखें, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन की जगह पे उनको डेबिट करना पड़ेगा, उनकी पुरानी रेशो में ही 15,000 वहीं पे डिवाइड कर देना होगा। लेकिन आप अगर पहले केस में रीवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हो तो फिर उसको क्रेडिट भी करना होगा, क्योंकि उस लॉस को डिवाइड भी करना है। तो ABC में इस लॉस को डिवाइड कर दोगे उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, केस 5, मार्केट वैल्यू है 5,24,000। कितने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट? 5 लाख रुपए की। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5,24,000। अब आपको बुक्स में भी उसकी वैल्यू कितनी करनी है? 524 ही करनी है, यानी कि बढ़ानी है। जो 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस नहीं हो रहा अभी, ये आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 30,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, 30,000 रुपये ये क्या लॉस प्रॉफिट में यूज़ किए जाएंगे? अबे जो पहले से बेटा प्रॉफिट है तो उसके अंदर आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। सो ये 30,000 में से कुछ भी आपको लॉस नहीं हो रहा, तो 30 का 30 आप पार्टनर्स को दे दोगे। और ये 24,000 कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? जहाँ से लॉस निकालते हो, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बाद में रीवैल्यूएशन से निकाल के पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दोगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका सारे का सारा 30,000 से। ABC में आपने डिवाइड कर दिया, जैसे आपका फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट एंट्री उसी तरीके से आएगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है? 24,000 से, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके बढ़ाओगे। एसेट की वैल्यू जब आप डेबिट करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि किसी भी एसेट को अगर आप बाय करते हो, खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करते हो? उसको आप डेबिट करते हो। उसका प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, और उस प्रॉफिट को बाद में पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। रीवैल्यूएशन को अगर क्रेडिट किया था ऊपर तो नीचे डेबिट करोगे, 24,000 उस अकाउंट से निकाल लोगे और ABC के खाते में रोल रेशो में डिवाइड कर दोगे।